मेरा बचपन में सपना था, मैं भी जब एलएसजी कमांडो सुनता था तो मुझे बहुत गूज़बम्स होते थे, मुझे ऐसे ही करना। सूबेदार सुरेंद्र सिंह जो कि अशोक चक्र सेकेंड लेफ्टिनेंट तो ये वेपन कोर्स, ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कोर्स था मेरा। आपको बेस्ट ऑफ द हथियार भी हम दे देंगे आपको। जय हिंद एवरीवन। सो आज मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत लास्ट 2 सालों से मैं कोशिश कर रहा था सर से मिलने की। और आज जब मैं सर के घर आया हूं, ये घर देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये घर नहीं है और प्राइज अचीवमेंट्स, एक जो लाइफ आप चाहते हो ना लाइफ में, वो जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिली है। सो सर, वेलकम टू एमजीएस सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपको फाइनली मिलने का मौका मिला। सबसे पहले मिस्टर मयंक, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ऑल द वे आपने लखनऊ से बड़ी लंबी एक जर्नी तय करके मेरे आप यहाँ आए हैं। इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड कि धुंध भी थी, टायरिंग है और एक काफ़ी ये जज्बा होता है कि किसी के पास जाना और कुछ ऐसा कंटेंट इकट्ठा करना कि जो सोसाइटी के लिए और आज की जनरेशन के लिए अपलिफ्टमेंट के काम आ सके। एंड इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू पीपल। थैंक यू सो मच सर। और सर, मैं एक चीज बताऊंगा कि मेरा बचपन में सपना था, मैं भी जब एलएसजी कमांडो सुनता था तो मुझे बहुत गूज़बम्स होते थे, मुझे ऐसे ही करना है। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको स्टार्टिंग से है, तो मुझे लगा कि सर ये करना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी, बिकॉज ये मेरा ड्रीम रहा है और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो सबसे पहले मैं सर चाहता हूं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको जरा आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। ओके, मेरा बड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं मैं आपको बताऊंगा अपना, क्योंकि समय का थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा। जो शुरुआत है मेरी, यहीं पे मेरा जो जन्म है वो चंडीगढ़ में हुआ था। एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, और मैंने 1988 में अपना कॉलेज पास किया, ग्रेजुएशन की। 8 सब्जेक्ट थे और मेरी करिकुलम एक्टिविटीज उस दौरान मैं एनसीसी कैडेट था एयर विंग में, और मैंने जूनियर डिवीजन, जो एनसीसी में हो वो समझ आएंगे, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन दोनों में मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया था, नेशनल लेवल वाला। और पढ़ाई का अगर आप पूछिए तो मैं ऐसे नहीं मैं बोलूंगा कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखता था। ओके। उसके कारण थोड़े से मेरे मार्क्स का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। होवेवर, जब कॉलेज में मैं गया हूं तो कुछ एक सब्जेक्ट में मैंने थोड़ा सा मेहनत किया और मैं कॉलेज में फर्स्ट भी आया उस सब्जेक्ट में, और मेरे एनसीसी एक्टिविटीज को लेके मेरे को कॉलेज का रोल ऑफ ऑनर भी मिला था। तो दैट वाज टोटल बूस्ट। मुझे लगा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में निकल चुका हूं। ये कॉलेज के दिनों की बात है। कुछ माहौल मेरा ऐसा था जैसे कि मेरे जो इतने फ्रेंड्स थे जो आज की डेट में मेरे कोर्समेट्स हैं, तो हम 4-5 थे और हमने इकट्ठे अप्लाई किया, इकट्ठे गए, इकट्ठे एज एन ऑफिसर सिलेक्ट हुए और एक ही अटेम्प्ट में किया हमने। इसके अलावा मेरी दिलचस्पी कॉलेज के दौरान से ही एडवेंचर और फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत थी। तो कहने का मतलब कि जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा रहा था तो मुझे कोई इस तरह की घबराहट नहीं थी कि ट्रेनिंग को लेके, कि फिजिकली मैं अपने आप को इस ढंग से ढाल चुका था कि मैं आई वाज रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंज। तो ये मेरे शुरुआती दौर का था। उसके बाद अगर आप मैंने जब ट्रेनिंग अपनी पूरी खत्म की 1990 जून में, तो मेरा कमीशन जो हुआ वो 3rd बटालियन 10 सिख रेजिमेंट, आप पीछे ट्रॉफी देख रहे होंगे, और छोटे मोमेंटोज जो कि सिख रेजिमेंट के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और मैं बड़े घर से बोलता हूं कि मैंने ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव को ज्वाइन किया। आपको भी मालूम है इतिहास के लिहाज से
सिख रेजिमेंट आज की डेट में भी हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है एज पर द अवार्ड्स आर कंसर्न। तो जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मैंने ट्रेनिंग खत्म की, मुझे लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। जब मैं सिख रेजिमेंट में गया, उस दौरान मेरे को पता चला कि असली जो जिंदगी मेरी अब शुरू हुई है। हर एक जवान, हर एक जेसीओ, हर एक अफसर उस दौरान, उस समय में जब मैं उनको देखता था, देवर मेरे से डबल क्या पता नहीं कितने गुना बेहतरीन थे। और हाँ, नॉलेज, वेपन, फिजिकली, और मेरी बड़ी एवरेज हाइट है, बट जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे सामने 6 फुट लंबे सरदार सिख रेजिमेंट के जवान। अब उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना, तभी मेरे को एक किस्म का लगा कि मैं सबसे पहले मुझे अपने आप को इनके सामने प्रूव करना पड़ेगा। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, यंग ऑफिसर्स जाते हैं, जैसे बॉर्डर मूवी आई थी, हाँ जी जी। उसमें जो लेफ्टिनेंट का रोल अक्षय खन्ना जी ने किया था, तो उसमें भी दिखाते हैं कि किस तरह से यंग ऑफिसर को किस तरह के टास्किंग मिलती है। हाँ जी। मूवी और रियल लाइफ में अंतर है। शुरुआती दौर मेरे को पहले 1 साल, ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे हम लोग, तो इंडिपेंडेंट और अपना जो प्रभाव बढ़ाने का मेरे को काफी मौका मिला। फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज में भेजा गया, जवानों के साथ रहते थे, और जवान ये देखता है कि ये हमारे बीच का एक आदमी है। अगर अचीवमेंट्स की बात करता हूं मैं, वो कैसे, आप वो जवान, वो अफसर को हमेशा याद रखता है और अपने दिल से चाहता है जो उसके साथ रहता है, उसी के साथ पसीना निकालता है, उसके साथ ही दुख सुख बांटता है। जो वो खा रहे हैं कंधे से कंधा मिला के, चाहे हो सकता है जवान थोड़ा सा स्ट्रांग हो, लेकिन वो देखता है कि ये एज एन ऑफिसर इसमें मानसिक और शारीरिक शक्ति कितनी है। पेट्रोलिंग करते समय, एम्बुश करते समय, मिलिटेंट्स को पछाड़ते समय, डिसीजन लेते समय, फायर के आने के दौरान, उस परिस्थिति में ये सारी चीजें वो धीरे 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 जैसे समय बदला, बीच की ट्रेनिंग हुई, वेपन ट्रेनिंग हुई, कमांडो विंग में गए, वहां अच्छी ट्रेनिंग ली, और भी कोर्सेज किए, टैक्टिकल जो भी है। एज ए कंपनी कमांडर, अब ये बात है 15 साल मेरी नौकरी हो चुकी, 12-13 साल, सॉरी, नॉट 15। मुझे मौका मिला अपने जिंदगी में बड़े बेहतरीन पन्नों को ऐड करने का। जब मैं ब्लैक हेड कमांडो बना, जो मेरा सपना था, उस दौरान कई ऑपरेशंस हुए। मुझे भी मौका मिला टास्क फोर्स में जाने का एज ए स्काई मार्शल। मैं 51 स्पेशल एक्शन में गया, जो कि होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पेशलाइज्ड है। ये वो टीम और ये वो ग्रुप था। ऑफ कोर्स कुछ ऑपरेशंस में मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, बट मैं उसके ऊपर गर्व रखता हूं कि वही एक ग्रुप था। हालांकि मैं एनएसजी से आ चुका था वापस, जो कि अक्षरधाम और ताज ऑपरेशन, जो कि 10 साल बाद हुआ, वो ग्रुप लॉन्च हुआ। मैं आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। बड़े तगड़े दिलेर कमांडोज ऑफिसर्स उस ऑपरेशन में गए। मैंने अपनी टीम को वीरप्पन को पकड़ने के लिए भी ट्रेन किया था। कई पार्लियामेंट टीम आते थे, फॉरेन डेलीगेशन आते थे, उनको कमांडो टैक्टिक्स या फिर हेलीबॉर्न एक्सरसाइजेस। टास्क फोर्स मैंने आपको बताया, कंधार के बाद स्काई मार्शल हुआ,
तो इस तरह के ऑपरेशन में हिस्सा लिया मैंने। इसके बाद एक और अच्छा फेज आया मेरी लाइफ में जब मैं राष्ट्रीय राइफल में कंपनी कमांडर के तौर पे गया और मुझे लगा कि मैं अपने लीडरशिप की एक जिसे कहते हैं पीक होती है उसमें पहुंच चुका हूं। यही एक टाइम होता है जब आप के नीचे 120 130 जवान आपके लफ्ज का इंतजार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ब्रिगेडियर चांदपुरे जो कि लोंगोवाल बैटल के हीरो रहे, महावीर चक्र मिला उनको, बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, फिर मेजर शैतान सिंह, ये सारे कंपनी कमांडर थे जिन्होंने अपनी बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी कमांड को और अपने जवानों को युद्ध के मैदान में काफी प्रेरित किया अपने लफ्जों से, अपनी ट्रेनिंग से, अपनी लीडरशिप से। और यही मौका मेरे को राष्ट्रीय राइफल में मिला जब मैं डिप्लॉयड हुआ बिल्टअप एरिया में। अब यकीन मानिए मैं शुक्रगुजार हूं उस दौरान मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे या मेरे जवान थे, जो हमने उस इलाके को, ये नहीं मैं बोलूंगा कि अपने खौफ से, अपने अच्छे प्रोफेशनल ऑपरेशन से मिलिटेंट्स को उल्टा टांग दिया था हमने। उन्होंने हमारे नाम के पोस्टर निकाले, हमने उनके नाम के पोस्टर निकाले कि 15 दिन लश्कर तौबा, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती इनके बारे में, इनको घुटने टिका दिए थे हमने। और जो सुन रहे हैं और जिनको मालूम है वो मेरी बात से पक्का वो ऑफ कोर्स दे विल एग्री विद मी। लेकिन उस दौरान अच्छी बात ये रही, जो आम अवाम था कश्मीर का, वहां पे मेरे इलाके में मेरे साथ उनके इतने गहरे संबंध उठे और वही लोग थे, उन्होंने मेरे साथ मदद कर ये मिलिटेंट्स का सिर को चला था। आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग विद यू, वहां पर अगर 98% जो लोग हैं वो अभी भी हिंदुस्तान के और उनमें सेम पैट्रियोटिक फीलिंग है। ये 2% 5% जो अभी भी उछल कूद कर रहे हैं, वॉच आउट। मैं तो वेटरन हूं, अगर इंडियन आर्मी में ऐसा प्रोविजन बना लिया कि वेटरन को अलाउ कर दिया, आई विल गेट आफ्टर यू ब्लड, आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली। रिपब्लिक टीवी पे चीफ एडिटर ने बोला था, ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। आई एम अ डेंजरस मैन टू ऑल दोज पीपल जो हमारे देश के लिए खतरा है और खतरा बनने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई गलत भावना है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, मैं ही नहीं, मेरे साथ हर हिंदुस्तानी सिपाही या वेटरन या जो अभी भी फौज के अंदर है, वो टाइगर है, याद रखना। छुप के वार करना आपका है, हमारा नहीं है। और हमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मारने के लिए। दीज हैंड्स माई ब्रेन्स। आगे लाइफ चलती रही, कमांड करने का मौका मिला, एडवेंचर एक्टिविटीज में चले गए, जंगल एंड माउंटेन सर्वाइवल स्किल में एक्सपर्ट हुए, मैराथन्स में हिस्सा लिया, कुछ एंड्योरेंस रन्स में गए। और हाल ही में एक वजरा एंड्योरेंस रन हुआ था जिसका मैं रेस डायरेक्टर था जयपुर में। तो बड़े अच्छा टाइम निकला मेरा ओवरऑल, एंड this is what exactly I have to share as per my introduction is concerned. थैंक यू सो मच सर। और मैं इतना ही बोलूंगा कि इस पर अगर 2 से 3 बुक आएगी तो वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। लिटरली इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आज के यूथ को मिल जाए ना, और अगर आपकी लाइफ का 1% भी आप लोग अपने लाइफ में जिक्र कर लो तो काफी अच्छा हो सकता है।
सर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन, बिकॉज आज के समय में गांव से लेकर शहर तक हर एक बच्चा जो देखता है आर्म फोर्सेस के बारे में सोचता है, तो सबसे ज्यादा ये एनएसजी कमांडो जो है ये बहुत बहुत फैसिनेट करता है कि मुझे बनना है। पर एक लेमैन बच्चे को जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसे नहीं पता होता कि कैसे बनते हैं। तो मैं चाहता हूं सर कि आप प्लीज एक बार हमारे व्यूअर्स को, जितने भी ये बच्चे देख रहे हैं, वो समझ पाए कि इसका प्रोसेस होता कैसे है, कैसे अगर उनको बनना है। अभी वो क्लास 12th के स्टूडेंट है, अगर उनको ये करना है तो उनका रोड मैप क्या होना चाहिए? रोड मैप के बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, पर एक चीज और आपको इन एडिशन मैं बताना चाहता हूं एज ए इंट्रोडक्शन टू दिस। श्योर श्योर। देखिए कि पहली बात, जो भी हिंदुस्तान का जवान है, जेसीओ ऑफिसर, चाहे वो किसी भी सर्विस में है, सपोर्टिंग आर्म, इन्फेंट्री या कमांडोज या एनएसजी में, हर एक का एक बहुत बड़ा, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा देश के नाम दिया। तो मेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं भी इनफैक्ट एनएसजी में रहा हूं, कमांडो रहा हूं, स्पेशल फोर्सेस में रहा हूं, आरआर में रहा हूं, इन्फेंट्री बटालियन में रहा हूं। आप किसी भी जवान को देखते हो, ये मत रखिए कि सिर्फ कमांडोज, राइट? पर कमांडो बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा सिपाही या अच्छा अफसर बनना जरूरी है। आप सीधा चांद पे नहीं जा सकते। और यह भी मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं, बेस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज रिटन बाय एवरी वॉरियर। इन्फेंट्री बटालियंस की बात करूंगा, 13 जैकरेफ कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर शैतान सिंह 13 कमाऊ, राइट, 111 GR, 3rd सिख मेरी बटालियन, 6 सिख, 14 सिख, 8 सिख, राजपुताना राइफल्स। मैं अगर बोलता जाऊंगा, शायद समय की कमी के कारण नहीं बता पाऊंगा। बढ़िया से बढ़िया इतिहास जो सुनहरे अक्षरों में वीर गाथाओं का लिखा गया है, वो इन्फेंट्री बटालियन, आर्मर्ड, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर लिखा है, रचा। अगर आप बोलो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ही सारा काम, वो शायद सोचना थोड़ा सा गलत होगा। वो भी काम कर रहे हैं। जितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, या ताज ऑपरेशन हुआ है, या फिर अक्षरधाम हुआ है, यह कमांडोज ने किया है। इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। मेजर उन्नी कृष्णन, अशोक चक्र, सल्यूट टू हिम। और उससे पहले वो इन्फेंट्री ऑफिसर थे। मैं आपके सामने, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर था। मेरी बुनियाद मेरे उस्तादों ने मेरे अपने बटालियन के अंदर रखी, जो कि सिख रेजिमेंट थी। मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स, मेरे सीनियर सबॉर्डिनेट्स, मेरे हवलदार इंस्ट्रक्टर्स, जेसीओ इंस्ट्रक्टर्स, मैं उनको नहीं भूलूंगा। पहले कमांडो में बाद में बनना, पहले एक अच्छा इन्फेंट्री ऑफिसर बना। क्योंकि अगर आप अच्छा इन्फेंट्री ऑफिसर बनते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूं कमांडो बनने के लिए। अब सीधा कमांडो बनने के चक्कर में मत रहिए, राइट? अब आती बात रोड मैप। आधा तो बता चुका हूं, आधा अब बताता हूं। साइकोलॉजी रिलेटेड जो कमांडोज का है, एक बड़ा भ्रम है आज के बच्चों में, कई लोगों में भी, बड़ों में भी, कि कमांडो जो है इज अ वेरी कोल्ड पर्सन, उसके इमोशंस नहीं होते, या वो थोड़ा सा अलग से होते हैं। और आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि कमांडोज आर हाईली अटैच्ड एंड दे आर हाईली इमोशनल। यही इमोशन है जो उनको उनके बॉडी के साथ
जोड़ता है, उनकी टीम के साथ जोड़ता है। यही इमोशन है कैप्टन जसरोटिया 9 पैरा SF अशोक चक्र, मेजर मोहित शर्मा स्पेशल फोर्सेस के सारे, राइट, कई और हैं, बहुत। उनको सबसे बड़ी सिखलाई कमांडोज को यह दी जाती है, आप अपने बॉडी को कभी पीछे छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि वही वो आपका एक किस्म का सगा भाई है। ये इमोशन ही है तो क्या है? वी आर नॉट कोल्ड, वी आर वेरी मच इमोशनल। somebody से कि आप फिलोसफिकल क्यों हो जाते हैं कभी कभी? वी हैव टू बी। कोई भी ऑपरेशन इमोशंस को जोड़ के, अच्छी स्ट्रेटजी को बना के, अच्छे शरीर को बना के कभी नहीं लड़ा जाता। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप में सबसे पहले क्वालिटी है टीम स्पिरिट। आप शारीरिक तौर पे कुछ भी है, अगर आप में टीम स्पिरिट नहीं है, या फिर एनी टाइप ऑफ अ मेंटल हैंगअप, तो शायद आपके कमांडो बनने पे कोई क्वेश्चन मार्क है। आपकी टीम का जज्बा, आपकी टीम आपको भली भांति से उनको जानना, आपको उनका जानना बहुत जरूरी है। आप 1 महीना एक्सरसाइज कीजिए, आप तो फिट हो जाएंगे, पर ये ब्रह्मांड कौन ले आपको देगा? यूनिवर्स 6 फीट पर्सन, अगर उसको हाइट फियर ऑफ हाइट है, वो जहां से कैसे कूद सकता है? और 5 फीट 8 इंचेस 7 इंचेस कमांडो स्टाउट, अब यही है नॉर्थ ईस्ट में कई कमांडोज हैं जो मीडियम हाइट के हैं। क्या क्या उन्होंने ऑपरेशन किया, आप सोच नहीं सकते। द स्काई डाइवर्स, आपकी शक्ति जो है वो यहां छुपी हुई है। ये है रोड मैप, ये नहीं, ये बन जाएगा। और हाल ही में एज ए 57-year-old वेटरन, मैंने 35 इयर्स के कुछ पार्टिसिपेंट के साथ एक एंड्योरेंस रन में पार्टिसिपेट किया। तो ये होता है, ये नहीं होता। दिस इज सेकेंड पॉइंट फॉर द रोड मैप। फर्स्ट टीम स्पिरिट, सेकेंड इज मेंटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी डिवोशन, डिसिप्लिन और आपका जज्बा। लास्ट में मैं बोलूंगा फिजिकल। मेरे ख्याल से आजकल फिजिकल को ज्यादा ले जाते हो, पहले ऊपर वाली क्वालिटीज को इंकलकेट कीजिए आप। आई थिंक मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा डेलिबरेटली बताया है, और मैंने एक ग्राउंड का सच बताया आपको। कमांडो बनने के लिए ये क्वालिटीज का जो पुल है, ब्रिज है, यू पीपल हैव टू क्रॉस फर्स्ट। ओके, स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज को लेके कई सवाल खड़े होते हैं। कई लोग प्रीवियस पॉडकास्ट वगैरह में कुछ क्वेरीज, किसी ने पूछा, किसी ने कमेंट भी किया कि कमांडोज का सबसे बड़ा हथियार, यू नो लाइक, आई मीन सबसे बड़ा हथियार, आप जब तक आपकी मेंटल शक्ति, जो मेंटल रोबस्टनेस मैं बात करता हूं, नहीं है, आपको बेस्ट ऑफ द हथियार भी हम दे देंगे, आप नहीं कुछ कर पाओगे। जब जिगर ही नहीं है स्ट्रांग आपका, तो हाथ में जो हथियार थमाया वो कैसे चला पाओगे? यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली रोबस्ट। योर माइंड is absolutely, again I'm telling you, is a universe. भली भांति इसको इस्तेमाल करिए। आप अपने हाथों से ही ये जो भी ऑपरेशन करना है आप कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा अबाउट द रोड मैप। और इवन अगर आप लोग इस चीज को समझें, यहाँ पे सर ने बहुत जरूरी बताया है मेंटल टफनेस को, और वो आपको करनी ही पड़ेगी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सर अब मैं आता हूँ एक बहुत बड़े क्वेश्चन पे, जो बिकॉज मैं एनडीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ और अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और एक डिबेट चलती है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन दोनों जरूरी है। मोटिवेशन इसलिए बिकॉज कभी कभी आप एकदम लो पे होते हो तो आपको इग्नाइट करने के लिए जरूरी होता है, पर डिसिप्लिन वही एक चीज है जो आप कंटिन्यू करवाता है, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। सर इस पे आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क है। इसके 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। मोटिवेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है टेम्पररी रहता है किसी को स्पार्क या इग्नाइट करने का। ट्रू। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपके साथ चलती है, और डिसिप्लिन के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है इक्वल टू कंसिस्टेंसी, आपका रूटीन एग्जैक्टली प्लस इंटेंसिटी, उसका ये जो गोल है वो डिसिप्लिन बनाता है। इंटेंसिटी क्या मतलब, आपने रूटीन तो फॉलो कर लिया, करते जा रहे हैं लेकिन उसमें बदलाव नहीं आया। एक अच्छी बात यह है कि आपने रूटीन फॉलो कर लिया एज ए डिसिप्लिन, बट आपने क्या अपने बदलाव करने के लिए डेली अपने रूटीन का जो ग्राफ है उसको बढ़ाया। आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ा हूं तो क्या मैं कल 11 दौड़ूंगा? यह बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आपको अपने एक पर्टिकुलर रूटीन को लेके उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड मीन कि यू हैव स्टॉप योर ओन डेवलपमेंट। अब करिए तो सही, नहीं अचीव होगा, और कौन कहता नहीं अचीव होगा, वो ओपिनियंस है। पर आप अपने मन में अगर फर्म हो कि मैंने कुछ आज लिया है तो आपने अचीव कर लिया है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, डिसिप्लिन आपका खुद का है। कोई जिंदगी की ताकत जो है आपको कुएं पे ले जाके पानी नहीं पिला सकती, मोटिवेट कर सकती है कि चल कूद जा, पानी पी ले, कि देख मैं कूद के दिखाता हूं। Whereas discipline is one thing which you will walk yourself. अग्नि परीक्षा से में आपने खुद चलना है। आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं, इम्तिहान में कलम हिलाना आपके हाथ और आपके दिमाग में है। कोई आपको ट्रैक के ऊपर लेके जा सकता है, आपको दौड़ना खुद है। यही मैं डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहूंगा। मोटिवेशन, आप अपने आप को इस लेवल पर क्यों नहीं लेके जा सकते, क्यों नहीं बना सकते कि आपकी जो स्टोरी लाइंस हैं वो दूसरे के लिए मोटिवेशन। बट उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना है। आप जब तक गलती नहीं करोगे आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। जब आप एक्सपीरियंस लोगे आपको ये लगेगा कि मैं पहले ये कर चुका हूं, मुझे किसी के मोटिवेशन की अब जरूरत नहीं है। सर इन एडिशन अभी एक इवेंट हुआ था हमारे एनडीए में, एक स्टूडेंट थी कशिश फ्रॉम लखनऊ ओनली, और वो रिकमेंड होके आई थी और एकेडमी आई थी। तो वी सेलिब्रेट, हम लोग सर एंजॉय करते हैं हर एक बच्चे का रिकमेंडेशन, तो वी सेलिब्रेट, हम एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे बहुत सारे खड़े हुए थे, तो उसमें एक बच्ची थी बनप्रीत, तो उसने देखा और कशिश अपनी मदर के साथ में आई हुई थी। तो काफी इमोशनल मोमेंट था वो, बिकॉज एक साल लग गया था पूरा तैयारी में, पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हो गया था। जब वो स्पीच देने चली गई तो एक स्टूडेंट थी रिटर्न की, वो आई मेरे पास, कही सर जो ये मोमेंट कशिश दीदी ने अपनी मदर को दिया है ना, एक दिन मैं भी दूंगी अपनी मदर को। ये है इग्निशन जी स्पार्क। तो दैट मीन्स कि अगर इसका अगर धारणा हो चुकी है तो
no power can stop her now. Stop her now. सर वही मैं कह रहा हूँ, उसको वहां से उसने मिला मोटिवेशन, और उसके बाद सर उसके परफॉर्मेंस में, मतलब जो मॉक के रिजल्ट्स थे, अनबिलीवेबल चेंजेस आए थे। मतलब टॉप 10 में भी जो बच्ची नहीं आ रही थी, वो टॉप 5 में कंसिस्टेंटली आ रही थी मॉक में, सारे मॉक में। उसके बाद लगातार 10 मॉक हुए, इवेंचुअली उसका बाद में रिटन क्वालिफाई भी हुआ और वो रिकमेंड भी हुई सर। बेस्ट विशेस। इनफैक्ट इसी तरह के बच्चों को मैं देखना चाहता हूं, और यही स्पार्क जो है मैं आज की जो जनरेशन है उसमें देखना चाहता हूं जी। क्योंकि हमारे अगर somebody से कि आप चाहते हो, आपका क्या मोटो होता है, मतलब मकसद क्या होता है, आई डोंट बिलीव इन फॉलोअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मकसद यही है टू क्रिएट मोर लीडर्स। अगर हमारी प्रेजेंट जनरेशन में लीडरशिप भावना है, क्वालिटीज हैं, आवर कंट्री इज सिक्योर। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। बिल्कुल सर, और इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को। सर जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे बात कर रहे होते हैं कि सर अभी से हम फिजिकल फिटनेस में कितने आवर्स स्पेंड करें, कितने घंटे स्पेंड करें, और कहीं अब जब भी बात होती है ना सर डिफेंस की, लोग उसको सीधे सिनोनिमस ले जाते हैं फिजिकल फिटनेस पर बात कोई नहीं कर रहा मेंटल प्रेशर की, मेंटल एंड्योरेंस की, मेंटल टफनेस की। तो मैं चाहता हूं सर प्लीज आप अपने, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, उस पर कोई एक ऐसा इवेंट बताएं जहां मेंटल टफनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, या मेंटल टफनेस कितनी जरूरी है एज अ सोल्जर, एज अ फौजी, वो प्लीज आप एक्सप्लेन करते हैं। और अगर कोई किस्सा हो तो प्लीज शेयर सर। देखिए, आर्मी के अंदर किसी भी लेवल का लीडर बनना है आपका मेंटल एज वेल फिजिकल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप एक हाथ से नहीं चल पाओगे इस वक्त। अगर आप पढ़ाई में इतना जोर दे रहे हैं, उतना ही थोड़ा सा एफर्ट आपको फिजिकल में भी देना। इनफैक्ट आपका फिजिकल फिटनेस इतना होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप 5 से 6 किलोमीटर तक दौड़ पाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड, बहुत है। और थोड़े पुशअप्स, थोड़ा सा गेम्स के लिए पसीना निकालिए, क्योंकि इसी चीज से आपका माइंड भी फर्टाइल रहता है। एजिलिटी जो है माइंड की, अगर आपने बढ़ानी है, वो फिजिकल एक्टिविटीज के साथ है। अब आती है आपकी मेंटल टफनेस को लेकर। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, चैलेंजेस, फियर, एंजाइटी, ये लफ्ज किसने दिए हैं आपको? जब पैदा हुए थे, मेरे ख्याल से ये कोई भी इंसान पैदा लेके जब होता है लेके नहीं आता। आप 4 साल के होते हो, आपके माँ बाप डरते हैं कि ये बच्चा वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, कहीं ऐसा कोई एक्टिविटी ना कर दे। अगर बच्चे को स्विमिंग सिखानी है तो कहते 4-5 साल का है तो सिखा दीजिए। द रीजन, जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी तो वो नहीं कर पाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज यू ग्रो, संसार का, वर्ल्ड का टर्मोइल जो है आपको घेरना शुरू कर देता है। जो कुदरती सोच है आपकी, वो आप उसको क्रश करना शुरू कर देते हैं। बनावटीपन वाली चीज को लेके उसके ऊपर आप हावी होना शुरू हो जाते हैं। वो चीजें आपके ऊपर हावी होना शुरू। सर एक इवेंट याद आ गया मुझे। अभी बच्चे आते हैं आजकल और सीधे बोलते हैं कि सर वो मैं अब एग्जाम नहीं दूंगा बिकॉज मैं एनडीए में लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया। तो फेलियर को सर इतना बड़ा बना लिए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि जब आप छोटे होते हो, जब आप चलना सीख रहे होते हो, आप 2, 3, 4, 5 साल के हो, आप चलना सीख रहे हो पहली बार, तो आप गिरते हो तो आप क्या करते हो? आप ये बोलते हो कि मेरे माँ बाप ने गलती कर दी, ये टेढ़ा है, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप कुछ नहीं करते हो, आप उठते हो, मुस्कुरा देते हो और फिर चल देते हो। तो सर मेरा पॉइंट यहाँ पे यही था कि ये जो बच्चे हैं, इन लोगों को फेलियर हैंडल करना नहीं आ रहा और इसको फेलियर को लाइफ बना लिया, बल्कि ना कि स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। एज यू सेड इट कि दैट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव एनीथिंग। ट्रू। ऐसा तो आप, मैं वही बता रहा हूं आपको कि आप कैसे सोचते हो कि मैं जाऊं और रेड कारपेट मेरे को दिखाई दे जाए और मैं सीधा स्टेज के ऊपर जाके भाषण दे दूं। अगर आज की डेट में मैं किसी टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे गया हूं, जोश टॉक पे गया हूं, या किसी कॉलेज में गया हूं एज ए गेस्ट स्पीकर,
एज ए चीफ गेस्ट या मुझे बुलाते हैं, इसको पाने के लिए मैंने पीछे 40 साल का सफर तय किया, वो तजर्बा लिए है, उसमें कुछ फेलियर्स आए हैं। यू कैन ओनली हंट सक्सेसफुली इफ यू फॉलो द पैटर्न ऑफ अ टाइगर। टाइगर्स आर लिविंग विद स्कार्स। कोई भी टाइगर जो है एक सक्सेसफुल शिकारी नहीं बन सकता जब तक वो गुत्थम गुत्था वाली लड़ाई दूसरे टाइगर के साथ करेगा। अब क्यों ऐसे सोचते हो? फेलियर वर्ड किसने आपको दिया? वही तो मैं कह रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद आप जो वेस्टर्न कल्चर है उससे ज्यादा आप प्रभावित हो जाते हो। इट इज टू scary, it is, I'm getting anxiety attack of, it's fearful, it is scary or something like that. Why don't you say, or positive mind क्यों नहीं रखते? For example, poison is used in medicine. What cannot be done? Snake is a beautiful reptile. अपनी सोच को बदलिए, शायद जिंदगी बदली हो जाएगी। मेरे ख्याल से होंगे बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं। सूरज को कभी सनराइज होता देखे आप? डिसिप्लिन सीखना पक्षी से, लाइट की तरफ जाता है वो। जब सूरज आता है ना आपका वो ईस्टर्न साइड से, वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लाई करता है और वेस्टर्न डायरेक्शन में जाता है जब वो सेट हो रहा होता है। इन्हीं से सीख लीजिए। ये मोबाइल जो है, यूज इट जुडिशियली। इसको आप अपना एक मैजिक तंत्र मत बनाइए। यूज योर ओन इंस्टिंक्ट्स। एआई आ गई है, मानता हूं, लेकिन इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड वेपन। बटन दबाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, एआई की नहीं। कहीं भी इवन बटन भी नहीं आपने दबाना, कमांड देने के लिए एक इंसान को बोलना पड़ता है, गो अहेड। आप कहां क्यों सोचते हो कि मैं इसमें फेल हो गया तो मैं उभर नहीं पाऊंगा? इट इज डेफिनेटली योर ओन क्रिएशन। किसने क्या बोल दिया, किसने क्या ओपिनियन दे दी, हाउ डज इट मेक डिफरेंस इन योर लाइफ? आप सोचते हो वो आपको खाना नहीं खिलाता, आपको कोई पैसा नहीं देता, आपके कोई शेल्टर नहीं देता, आप उसकी ओपिनियन क्यों ले लेते हो? द एंडलेस लव इज ओनली योर ओन ब्रेन्स, योर थॉट्स, या फिर आपके मां बाप। याद रखिए, आप एंडलेस लव की बात कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना इस उम्र में। एंडलेस लव जो है उसको पहचान लीजिए कौन है। मां बाप कभी सोएगा नहीं अगर उसके बच्चे ने खाना नहीं खाया। शायद मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो प्लीज फ्लश आउट फियर, एंजाइटी, नथिंग। दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग। ये डिक्शनरी के वर्ड हैं शायद, आई थिंक सो, राइट? तो कभी मत सोचिए कि मैं फेल हो गया, बस ये एंड है। कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, राइज राइज। जितना आप गिरोगे उतना ऊपर जाओगे आप। दिस इज मेरा अपना मानना है, अपना मेरा एक्सपेरिमेंट है। सो सर, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, सर आप 20 इयर्स जेएनके में सर्व किए हो, तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं ये आर्टिकल 370 के बारे में। एब्रोगेशन जब हुआ उससे पहले का, उसके बाद का क्या रहा? पहली बात तो ये है, कुछ आर्टिकल्स हमारे संविधान ने लागू किए हैं, उनका कुछ एडवांटेजेस ज्यादा हैं, और मैं ड्रॉबैक के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इसमें ड्रॉबैक है। देखिए, आप ये बताइए, जेएनके हमारा हमेशा 1948 से लेके उससे पहले और अभी भी
हिस्सा रहा रहेगा, इसमें कोई शक है नहीं हमारे दिमाग में। इससे क्या है कि अगर ये आर्टिकल हमने वहां पर अप्लाई किया है और जो पहले नहीं था, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एग्जाम्पल है आपके सामने, और साथ ही में वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, पहले नहीं था, इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, वहां के लोगों को इस चीज का इतना एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा था बाकी दुनिया के नई कंपनीज अंदर गए हैं और वहां के कुछ बच्चे यहां प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो कहने का मतलब है इट इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द आवर गवर्नमेंट। बिल्कुल सर, और यहीं पे मैं चाहता हूं कि इंडियन डिफेंस सिस्टम अभी अगर इंटरनेशनली कहां पे स्टैंड कर रहा है, इस पर क्या व्यू है सर आपका? इंडियन डिफेंस सिस्टम अगर आप बात करते हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, उससे पहले कारगिल, 71 वॉर, 65, 62, 48, all wars, right? Let's talk about the present. We are, इंडिया जो है आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे मिलिट्री सुपर पावर है। अगर मैं कहता हूं मिलिट्री सुपर पावर, ये नहीं कि वेपन्स के रिलेटेड, बिकॉज ये इसका कनेक्शन हमारी इकोनॉमी के साथ भी है। अगर मैं वेपन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, आपने ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस जो है वो आपने देख चुके हैं। पाकिस्तान ने जितनी भी फुलझड़ियां चलाई थी, आप पंजाब में बैठे हैं इस टाइम, मुझे लगता नहीं, मुझे कन्विंस 100% श्योर भी और पता है, हमारे पंजाब और जम्मू रीजन के जितने बॉर्डर्स के ऊपर जो ये हुआ था, पहला गांव क्रॉस नहीं कर पाई थी वो। एक भी उनका ड्रोन या एक मिसाइल ने थोड़ा सा कोशिश की थी जो नीचे आ गई थी, जिसके ऊपर उनको बहुत गर्व था, फक्र था। अब इफ आई टॉक अबाउट आवर ओन S-400, वी आर बाइंग a new version that is 5th generation aircraft from रशिया। हाल ही में कितने नेवल वेसल्स इनकॉर्पोरेट हुए नेवी के अंदर। इंडियन आर्मी के कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम है, खासकर पाकिस्तान को, कि वो हमेशा जूते खाता रहे। फैक्चुअल है, वेरी फैक्चुअल। 71 में 93,000 रैंक बिल्कुल कामते हुए हाथों से इन्होंने अपने किए थे। कभी कभी वो रिपब्लिक टीवी के ऊपर मेरे डिबेट पे आते हैं पाकिस्तान के कुछ, हाँ, और किसी ने बोला भी था, यू कीप टॉकिंग, यू कांट बाइट। अब मैं दोबारा जवाब देता हूं वही वाला, वी डोंट इवन टॉक, वी डोंट इवन बाइट, वी हैव बैश्ड यू, ब्रोकन यू। आपकी खुद की हालत ऐसी हो चुकी है। एनीवे, वी विल टॉक पाकिस्तान सब्सिक्वेंटली। दे शुड नो, दीज जोकर मस्ट नो, इनकी औकात, और बांग्लादेश को इनकी औकात बतानी है आज। सर, जो भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं चाहता हूं सर उस पर क्या, उसका क्या असर होगा? राइट, ओके। देखिए, फील्ड मार्शल मुल्ला मनीर, शेमलेस क्रीचर, जाता है यूएसए में, जाके प्रेसिडेंट से मिलता है बंद कमरे में, तो उसको कान पकड़ के, आई एम वेरी श्योर प्रेसिडेंट ट्रम्प मस्ट भी ऐसे बताते होंगे, बैड लिसन एंड नोट डाउन, तू मेरे दरबार का एक वो कवि है जो मेरी प्रशंसा करेगा बाहर जाकर। फिर जाके टैची खोलता है और उसका प्राइम मिनिस्टर जो उसके साथ में बटलर की तरह। एनीवे, अब ये बताइए, वहां पर सिंध अलग होना चाहता है, सर क्रीक, इस बार
65 में हमने लाहौर लिया था, ये बात कराची की बात है। आई विश कि द कराची में जाके वी विल डेफिनेटली क्रिएट सम टूरिज्म हब इस बार। एनीवे, बलूचिस ने ऐसी इनकी तबला बजा रखा। अफगानिस्तान में तालिबान उधर से इनको रगड़ रहे हैं और हम ऐसे करके देख रहे हैं, तू आएगा मैं लात मारूंगा तेरे का। खाने को है नहीं, इकोनॉमी शटर हो चुकी है। उनके प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरम में जाके बोलते हैं लोन आफ्टर लोन, लोन आफ्टर लोन, राइट? ये बोला उन्होंने, लोन आफ्टर लोन। व्हाट आर दे कांट सस्टेन 4 days वॉर विद अस। हल्ला करते हैं सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। और कई लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि उन्होंने इतना जहाज गिराया, ये किया, वो किया। कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जिनको शक है और जो बोलते हैं ऐसे, यार व्हाई डोंट यू माइग्रेट फ्रॉम हियर टू पाकिस्तान? आई श्योर आई एम टेलिंग यू, you don't deserve to stay in this country if you suspect the potential and the capability of our Indian Armed Forces. The type of liberty and the independence or the coziness which we have given you, मुझे लगता है आपको मेरा एज ए वेटरन ये भी बताना बिलो माई डिग्निटी है। ओके, ऐसे कुछ जो 4-5 हैं इनको चले जाना चाहिए। ये हमारा कंट्री है और जिसमें अभी तक जो फौज में जांबाज हैं और आने वाले भी जांबाज रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, और आई होप ये वीडियो, ये व्यू आपको काफी अच्छा लगा होगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा भी। एंड आई होप आपके इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और ये लाइफ में बढ़िया करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अरन, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुभकामनाएं एमजीएस एकेडमी लखनऊ। एंड जो भी बच्चे इनकी एकेडमी के पास आके कोचिंग ले रहे हैं, आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छे मेंटर मिले हैं और वो मेहनत कर रहे हैं आपको एक अच्छा कंटेंट सुनने के लिए। और जो ये आपको पढ़ाते हैं, प्लीज़ मस्ट पे अटेंशन। और मैं चाहता हूँ कि आपके 100% सक्सेस हो और मेरी आपको शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर एंड डू वेल। एंड डेफिनेटली आप जिस मकसद के लिए इस एकेडमी में आए हैं, आपका वो मकसद पक्का पूरा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर एंड नेवर गिव अप। राइज एंड शाइन। जय हिंद।